हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी बोर्ड ट्रिक। मैं कृष्ण कुमार आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स पिछले 8 जनवरी 2020 को ये मॉडल पेपर आया हुआ था यूपी टेट का। तो आइए इसको हम विस्तृत जो है जान लेते हैं। जो ईवीएस का पेपर है, पर्यावरणीय शिक्षा है। ये मान के चलें, ये सी टेट, यूपी टेट सब में जो है कहीं न कहीं इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो कृपया इसे ध्यान से देखिए। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इसमें दिया है, पहला प्रश्न ले लेंगे। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? तो इसमें हम देखेंगे बम्बई से ठाणे के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच, बम्बई से पुणे के बीच। तो फ्रेंड्स इसका विकल्प पहला सही है, बम्बई से ठाणे के बीच। आइए इसे हम विस्तृत जान लेते हैं। तो जैसा कि आप उत्तर की व्याख्या में देख पा रहे होंगे, लगभग सभी ऐतिहासिक उपलब्धियों या ऐतिहासिक घटनाओं क्रमों के पीछे कोई न कोई रोचक जानकारी अवश्य ही होती है। यही बात भारतीय रेलवे के संबंध में भी सत्य है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1853 की 16 फरवरी के दिन दोपहर के 3:30 बजे के समय पर भारत में पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी। इस ट्रेन के द्वारा 400 यात्रियों ने मुंबई यानी बम्बई के पोरी बंदर, वर्तमान समय में शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, से ठाणे तक सफ़र किया था। तो फ्रेंड्स आपको यकीन हो गया होगा कि विकल्प पहला सही है। क्वेश्चन हम दूसरा देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, तो सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में। तो गाइस इसका आंसर होगा सोनपुर में। आइए इसका भी आंसर हम विस्तृत जान लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, एशिया के सबसे बड़े मवेशी मेले की जब कभी चर्चा होती है तो सोनपुर मेले का नाम लिया जाता है। प्रत्येक वर्ष नवंबर-दिसंबर माह के दौरान बिहार के सोनपुर में इस मेले का आयोजन होता है। पश्चिम बंगाल का गंगा सागर मेला, राजस्थान का अजमेर का पुष्कर मेला तथा लद्दाख का हिमिस गोप्पा मेला तथा बिहार के सोनपुर का मेला आदि भारत के ऐसे सुप्रसिद्ध मेले हैं जो भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास की झलक को अपने में सजोए हुए हैं। इसी क्रम में यदि हम भारत के कुंभ मेले की चर्चा न करें तो यह बहुत बड़ी भूल कही जाएगी। भारत में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद, उत्तराखंड के हरिद्वार, मध्य प्रदेश के उज्जैन तथा महाराष्ट्र के नासिक को कुंभ मेले के लिए विश्व में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि यूनेस्को की ओर से भारत के कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1951 में। तो इसका विकल्प है पहला सही है, 1961 में। आइए इसको हम विस्तृत जान लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय एकता परिषद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह एक सहकारी सलाहकार निकाय है और वर्ष 1962 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर इसकी पहली बैठक बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, समता के अधिकार
का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो गाइस इसमें लिखा है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22। तो इसका विकल्प है ए, अनुच्छेद 14 से 18। गाइस यदि अधिकार की बात आ रही है, संविधान में मौलिक अधिकार की बात आ रही है, तो क्यों ना हम पूरा जान लें कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और कौन से अनुच्छेद में हमें कौन सा अधिकार मिला हुआ है। आइए इसे हम विस्तृत जान लेते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है भारतीय संविधान के तीसरे खंड में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की विवेचना की गई है। ज्ञातव्य है कि यद्यपि मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। अब यह मात्र विधिक या कानूनी अधिकार रह गया है। जहाँ तक समता के अधिकार का प्रश्न है, तो भारत के नागरिकों को प्रदत्त इस मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में किया गया है। इसके अतिरिक्त इसे हम और भी जान लें, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 29 से 30 में संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। तो गाइस ये जितने भी अनुच्छेद हैं इसे कहीं न कहीं आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें से कोई भी अनुच्छेद आपके प्रश्नों में, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? चीन में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, भारत में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा भारत में, डी ऑप्शन सही होगा। आइए इसे हम जान लेते हैं। 8 जनवरी 2020 को आयोजित यूपी टेट की परीक्षा प्रथम पाली में पूछा गया उपरोक्त प्रश्न अनेक परीक्षार्थियों के विचार के अनुसार गलत कहा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षार्थियों का विचार रहा है कि भारत के संविधान में नमनशीलता है, अर्थात भारत का संविधान एक लचीला संविधान है, किंतु उनका ज्ञान अपूर्ण है, क्योंकि भारत के संविधान में नमनशीलता तथा अमनशीलता दोनों गुण विद्यमान हैं। भारत का संविधान अमनशील इसलिए है क्योंकि आधारभूत तत्वों को छोड़कर अन्य पक्षों में संशोधन किया जाना संभव है, जबकि ब्रिटेन का संविधान नमनशील संविधान है। 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेडियन पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? गर्म मरुस्थल में, मानसून में, टैगा में, टुंड्रा प्रदेश में। तो इसका विकल्प है डी ऑप्शन, टुंड्रा प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास, डाउन्स, प्रेयरिस, पंपास। तो इसका विकल्प है ए वाला सही है, कंपास। क्वेश्चन 8वां है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? इसमें देखेंगे बृहत्तम, तो इसका विकल्प बनेगा जैसे उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो इसका विकल्प सही होगा बी, एशिया। एशिया जो है बृहत्तम महाद्वीप यानी सबसे बड़ा महाद्वीप है। आइए इसे हम विस्तृत जान लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर विश्व में 7 महाद्वीपों का क्रम इस प्रकार है। जैसे एशिया महाद्वीप देखेंगे, सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टि से 2018 विश्व जनसंख्या प्रतिशत में देखा गया तो ये सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, जिसकी जनसंख्या ये सामने है। यूरोप है, सामने दिखाई दे रही। उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या, दक्षिणी अमेरिका की जनसंख्या, ओशिनिया की जनसंख्या, अंटार्कटिका की जनसंख्या। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे अधिकतम देखा जाए
तो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिकतम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास अधिक करती है? तो देखेंगे यहाँ दिया पहला में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में, थार मरुस्थल में। तो इसका विकल्प होगा पहला ए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। आइए इसे हम जान लेते हैं। देश में थारू जनजाति को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पारंपरिक एवं आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। यद्यपि इस जनजाति के लोगों का सर्वप्रमुख व्यवसाय कृषि है और ये जौ, गेहूँ, मक्का तथा चावल आदि फसलों की खेती करते हैं, किंतु मवेशी चराने, सूअर पालन, मुर्गी पालन में भी इन्हें संलग्न देखा जाता है। इसके अतिरिक्त टोकरी बनाना, बढ़ईगिरी तथा चिनाई बुनाई भी इनके मुख्य व्यवसाय हैं। भारत सरकार में थारू जनजाति को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की श्रेणी में रखा गया है। थारू जनजाति मुख्य रूप से भारत के उत्तराखंड, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में निवास करती है। ज्ञातव्य है कि इस जनजाति के लोग नेपाल में सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं, अर्थात इस जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 6.6% ऑफ टोटल थारू पॉपुलेशन नेपालवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में। तो इसका विकल्प होगा बी सही, छत्तीसगढ़ में। आइए इसे विस्तृत जान लेते हैं। यद्यपि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की शुरुआत 1870 में मानी गई है, किंतु बड़े पैमाने पर देश में इस्पात की उत्पादकता वर्ष 1907 से शुरू हुई थी। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1870 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के कारखाने की स्थापना के साथ ही भारत में इस्पात की उत्पादकता की शुरुआत हो गई थी। इसके लगभग 37 वर्षों के समयांतराल पर ही वर्ष 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य के साकची नामक स्थान पर एक इस्पात कारखाना स्थापित हुआ। इस कारखाने की स्थापना का श्रेय जमशेदजी टाटा को दिया जाता है। जहां तक भिलाई इस्पात संयंत्र का प्रश्न है, तो वर्ष 1955 में सोवियत संघ की मदद से इस्पात के भिलाई कारखाने की इस्पात स्थापना हुई थी। वर्तमान दौर में यह 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर गठित हुए राज्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग एवं भिलाई जिलों की टिमन्स डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी प्रसिद्ध प्राप्ति है। तो गाइस, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।